हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यस सर, क्या स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड फिगर्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है सर? 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच। आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन जितने भी है, इतना मैं इस लेक्चर में सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। दोस्तों, आपके टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन का आंसर यहां पे इस लेक्चर में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप जब भी फ्री हो, आप लोग ये लेक्चर एक देख लेना, आपका क्वेश्चन नंबर 5 का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों हम लोग सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीएस के भी क्लासेस लेते हैं। तो अगर 12th के बाद आपका कोई प्लान होगा तो आप डेफिनेटली हमसे कनेक्ट हो सकते हो। इवन आपका FY बीकॉम का अकाउंट्स भी मैं लेता हूं, तब भी आपको बहुत सारी हेल्प वहां पे मैं प्रोवाइड करूंगा, राइट? तो आप जुड़े रहिएगा, ये चैनल आपको बहुत आगे तक काम में आने वाला है। देन आते हैं सर, फोकस करते हैं अपने 12th पे। सर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब चालू करते हैं केस स्टडी बेस्ड आंसर। थोड़ा अगर आपने स्पीड भी बढ़ा दिया इस लेक्चर का, तो भी आपका बोलते ना कि एट अ स्ट्रेच सारी चीजें खत्म हो जाएगी, सारे केस स्टडी बेस्ड आंसर खत्म हो जाएंगे। चलो, क्या आप लोग तैयार हो क्या? यस और नो? यस सर। तो आप अपने पूरे कंसंट्रेशन को यहां पे रखोगे और आपके 8 मार्क्स डन हो जाएंगे मालिक। ध्यान दो। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 का चैप्टर नंबर 2 से आने वाला पहला एक क्वेश्चन क्या हो सकता है सर? ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके सर, यहां पे आपको क्या दिया है? एक जगह पे दिया है नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। 2 क्वेश्चन पूछे गए जो 2 मार्क्स के थे। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ द टोटल यूटिलिटी कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, 2 मार्क्स से मालिक। और दूसरा, when the total utility is maximum, marginal utility is what? 0। और when the total utility falls, marginal utility क्या हो जाता है? becomes negative। इसके तो 2 मार्क्स मिल गए, लेकिन ये सर कैसे ड्रॉ करना है? मैं चाहूंगा कि जो बंदा फर्स्ट टाइम देख रहा है उसे भी समझे, जो ऑलरेडी पढ़ के आया उसका भी एक बार रिवाइज हो जाए। सर आंसर कैसे लिखना है? सबसे पहले ड्रॉ कर दो टेबल को, मतलब जो भी आपको ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है? y एक्सिस x एक्सिस। सबसे सिली मिस्टेक, मतलब 100 में से 2 बच्चे करते हैं सिर्फ, लेकिन बहुत सिली मिस्टेक मालिक। जो वर्टिकल है उसको x लिख देते हैं और जो हॉरिजॉन्टल है उसको क्या लिखते हैं? y। सर आई डोंट नो, ऐसे गलती कैसे कर सकते सर? नहीं होना चाहिए। y एक्सिस और x एक्सिस बचपन से सीखा हुआ है। अब लेकिन सबसे मुद्दा क्या हो जाता है, सबसे बड़ी बात कि y एक्सिस पे लिखना क्या है, और ये बहुत जरूरी है। आप सिर्फ ऐसे टेबल ड्रॉ करके आओगे, एक कर्व निकाल दिया, नहीं चलेगा। मतलब आपको एटलीस्ट ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं मांग रहे, लेकिन पूरा तो लिखिए। y एक्सिस के साइड में लिखोगे यूटिलिटी और x एक्सिस पे लिखोगे नंबर ऑफ यूनिट जो दिए हुए हैं। ओके सर, यहां पे जनरली आप टेक्स्ट बुक का देखोगे तो 2-2 का गैप लिया हुआ है, लेकिन यहां पे हमको 15 यूनिट है और अपने टेक्स्ट बुक, अपने आंसर शीट में हम इतना लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 15 तक ये नंबर दिए सर। और मैडम क्वेश्चन देखना, दोनों स्टार्टिंग में 6-6 है। तो यहां पे मैंने क्या किया, 6 यूनिट से एक पॉइंट प्लॉट किया, मार्जिनल का भी और टोटल का भी। देन आफ्टर सेकेंड यूनिट पे मेरा टोटल यूटिलिटी 11 हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी 5 हुआ। तो TU बढ़ा, MU कम हुआ। क्या कर दिया मालिक? TU 12 पे लेके गया, MU को नीचे गया लेके गया, सो ऑन। आप लोगों को टेबल ऑब्जर्व करना है, आपने जो प्लॉट किए हुए नंबर उसके हिसाब से लेके जाना है। एक लेवल तक आप देखोगे क्या सर कि एक यूनिट पे आपका 3 पे भी TU क्या था? 15। 4 पे भी TU क्या है? 15। लेकिन MU क्या हो गया है? आप देखोगे यूनिट क्या है? 0। तो देखो यहां पे कांस्टेंट का लाइन आया हुआ है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ड्रॉ करने में, ऐसी लाइन निकाल देते हैं। ऐसा मत करना, ऊपर तक जाएगा। 15 है, कांस्टेंट रहा। सर कौन सा यूनिट था? ध्यान दो, यहां पे कुछ बात समझा रहा हूं, जो गलती होती है और मार्क्स जाएंगे। 3rd यूनिट पे भी 15 था, 4th यूनिट पे भी 15 है, बराबर ना? 3rd यूनिट 15 था, यहां पे ध्यान दो, और 4th पे भी 15 है। तो ये तो सीधा ही जाएगा ना, ये तो ऊपर जाने वाला नहीं है। एंड देन आफ्टर डिक्लाइन हुआ, तो आपका ये कर्व, जब TU का कर्व निकालते हो, ध्यान दो, एक लेवल पे ऊपर तो जाएगा, फिर कांस्टेंट होगा और फिर नीचे गिरेगा। ऐसे निकालना है। MU का कोई टेंशन नहीं, नीचे जाएगा नीचे जाएगा। TU जब मैक्सिमम है, MU 0 होगा। देन आफ्टर जब TU डिक्लाइन होगा, MU नेगेटिव हो जाएगा मालिक। दूसरा आंसर ये है कि व्हेन TU इज मैक्सिमम, MU इज व्हाट? 0, और व्हेन TU फॉल्स, MU व्हाट? नेगेटिव। क्या ये समझ गया क्या? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 का एक टेबल बेस का आंसर तो खत्म हो गया। नाउ 3A डिमांड में से एक क्वेश्चन आता है आपको। सर मैंने कहा था इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड कैसे सॉल्व करना है? कंसेप्ट सिर्फ याद रखो, टेबल आपको 8 में से 8 मार्क्स दिला के देंगे सर। सिर्फ आपको कंसेप्चुअल ध्यान रखना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सर क्या
आपको एक चीज पता है, एक लाइन थी वहां पे कि हॉरिजॉन्टल समेशन, जब भी आप टेक्स्ट बुक देखो, अभी भी पढ़ सकते हो टेक्स्ट बुक निकाल के, वहां पे एक लाइन है हॉरिजॉन्टल समेशन। मतलब क्या सर, ये अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स निकालना है कि मार्केट डिमांड कितना है, कैसे करें सर? हॉरिजॉन्टल, जब प्राइस 25 था तब एक कंज्यूमर ने कितना डिमांड किया? 16 प्लस 15 और प्लस 12, ऐसे करके सबको हॉरिजॉन्टल समेशन में आपको लेके जाना है और आपका आंसर आ जाएगा कंप्लीट द डिमांड शेड्यूल, जिसमें आपने लिखा, क्या लिखा सर और मैम? इनका हॉरिजॉन्टल समेशन कितना आ गया? 43, टोटल कर लो। यहां पे कितना आया सर? 33, 27 एंड 18। आई होप आपको समझ रहा होगा। ये इसका टोटल करते जाओ, यहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स भरते जाओ, हॉरिजॉन्टल टोटल करना है। पहला कंसेप्ट डन। दूसरा उन्होंने कहा है कि क्या करे, वापस ग्राफ निकाले। डर जाए क्या सर? नहीं, 2 मार्क्स का सवाल है, एकदम शांति से चीजों को हैंडल करना है। क्या देखेंगे हम लोग? वाई एक्सिस निकाला, एक्स एक्सिस निकाला। दूसरा वाई एक्सिस पे क्या है? प्राइस। एक्स एक्सिस पे क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस का यहाँ पे मार्जिन 5, 10, 20, 15, 20, 25। आराम से, इसका कोई आपको स्केल वेल लेके नहीं करना है, आराम से लिखा तो भी चलेगा। समझ रहा है? ओके सर। जब मेरा प्राइस कितना था, जब मेरा प्राइस समझो यहां पे उन्होंने दिया है 40, तो कौन सा कॉलम आपको लेना है सर और मैडम? लास्ट कॉलम। मैंने समझाया था कि मार्केट डिमांड में आपको जो फर्स्ट एंड लास्ट एग्रीगेट जो टोटल होता है आपका डिमांड का, वो टोटल डिमांड का कॉलम ऑब्जर्व करना है। इसीलिए आप देखोगे कि जब प्राइस आपका कितना था 25, या फिर बेसिकली लेते हैं कि जैसे जैसे आपका प्राइस क्या होते गया मालिक, बढ़ते गया, वैसे वैसे आपका डिमांड क्या होते गया? कम कम होते गया। तो आपने इसे ड्रॉ भी कर दिया प्रॉपर, तो भी आपके 2 मार्क्स बन जाएंगे। समझा तो दिया है मैंने कैसे करना है, उसमें टाइम नहीं डालना है हमको। तो इजी क्वेश्चन था ये। आपको क्वेश्चन देखना है, टेक्स्ट बुक में जाओ, चैप्टर नंबर 3A पे, सिर्फ ये टेबल दिखेगा, बोला कि अभी ये कॉलम निकालो मार्केट डिमांड और उसका ग्राफ बनाओ। बच्चे डर गए, बिल्कुल डरना नहीं था। यहाँ पे टोटल ले लो, प्राइस ऑलरेडी दिया है तो प्राइस सेक्शन में यही आएगा। और जब आप एक्स एक्सिस पे, मतलब जो भी आपका डिमांड लिखने वाले हो, वो क्या लिखना मालिक? ये पूरी तरीके से देख लो एक बार कर्व को, डिमांड में ये वाले लास्ट कॉलम की बात लिखनी है। समझ गया एवरीवन? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सर और मैडम क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ग्राफ दिए हुए हैं और इस ग्राफ में ध्यान से ऑब्जर्व करना। बच्चे वापस डर जाते हैं सर कि आप लोगों का डी, ये जो नॉर्मल है ओनली डी और डी डैश, मतलब डी डी जो है, उसमें सर और मैम क्या है कि एक कर्व ऊपर की तरह शिफ्ट हुआ है D1 और एक कर्व नीचे की तरह शिफ्ट हुआ है। इतना ही दिया है उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये क्या कहा जाएगा सर? अगर राइटवर्ड आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है तो उसे मैं कहता हूं इंक्रीज इन डिमांड, नॉट एक्सपेंशन इन डिमांड। समझ रहा है? क्योंकि ओनली प्राइस की वजह से चेंज इन डिमांड का कंसेप्ट है मालिक है। क्या हो रहा है? अगर आपका डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हुआ तो उसे मैं क्या कहूंगा सर? इंक्रीज इन डिमांड। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, अगर वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया तो क्या लिखना है? डैश डैश। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व डैश डैश, तो क्या होगा? डिक्रीज इन डिमांड। 2 आंसर समझे क्या? यस सर। अगर आप 1.5 1.75 की स्पीड पे भी देखोगे तो भी चलेगा, टाइम अगर सेव करना है तो। आगे जब आपको जो कंसेप्ट नहीं समझेगी वहां पे नॉर्मल पे आ जाओ, नॉर्मल पे देखना है नॉर्मल पे देखो, लेकिन पूरे शिद्दत से देखो। हाँ यस सर। तो 2 तो पॉइंट हो गए। अगर हमको ये कर्व दिया था, अभी आप टेक्स्ट बुक भी लेके बैठ सकते हो, सीधा क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाओ जो भी आपका टेक्स्ट बुक में दिया है टेबल के फॉर्मेट वाला। अगर अपवर्ड शिफ्ट हुआ दैट इज योर व्हाट? राइटवर्ड शिफ्ट हुआ दैट इज योर इंक्रीज इन डिमांड। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो आपका हो गया डिक्रीज इन डिमांड। मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या थी सर। हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड देखा है, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड ना बच्चा कंफ्यूज हो गया, अरे मेरा राइट कि उसका राइट है ना। इतना सिली डाउट आते हैं अपने को, मतलब एग्जाम में ना क्या पता अपन बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। तो ध्यान दो, यहां पे अपवर्ड और डाउनवर्ड जिन्होंने लर्न किया है, वहां पे राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड अगर आ गया, लॉजिकली तो समझने में आसान है, लेकिन कुछ नए वर्ड एग्जाम में आते बिना अगर हम पढ़ के गए और उसे हैंडल करना होता है तो लग जाते हैं करके। तो राइटवर्ड सर अपवर्ड शिफ्ट हुआ तो हो जाएगा इंक्रीज, लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ तो हो जाएगा डिक्रीज। ओके, प्राइस रिमेन्स डैश डैश। मुझे बताओ जब चेंज इन डिमांड है वहां पे प्राइस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है मालिक, तो या सेम रहता है, आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो, प्राइस रिमेन्स द सेम या कांस्टेंट। Then after increase and decrease in demand comes under what? dash dash, वेरिएशन या चेंज। तो यहां पे आंसर आएगा चेंज इन डिमांड। 4 पॉइंट हो गए सर। ये टेबल में किसी को दिक्कत नहीं चाहिए। कंसेप्ट क्या है? वेरिएशन इन डिमांड मतलब क्या? सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है उसे वेरिएशन इन डिमांड कहते हैं, अदर देन प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है उसे क्या कहते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज, और चेंज इन डिमांड कहते हैं, अदर देन प्राइस। यस मालिक। चलो ये वाला क्वेश्चन खत्म। अब हम जाते हैं आगे, वो है आपका
ओके और एक क्वेश्चन है, जैसे कि अब वेरिएशन की बात आई है, देखो कंसेप्ट आया और यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया। इन डायग्राम ए रिप्रेजेंट डैश डैश इन डिमांड। क्या है सर ए, क्या आपका डिमांड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? डायग्राम ए और डायग्राम बी की बात की है, और यहां पे देखना क्वांटिटी डिमांड, ये आपका लॉजिक आपको समझना चाहिए था। पहले प्राइस अगर कम हुई तो आपका डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, लेकिन सर क्या लिखे? इंक्रीज लिख के आए, क्या आंसर गलत हो जाएगा मालिक? सुनो, ये एक एक मार्क्स मैटर करेंगे, और मैं चाहता हूं कि टेबल देख के आपसे डर मत जाओ, लेक्चर लास्ट तक देखो, सारी चीजें समझ लो। ऐसे भी मैंने कहा है आपको कि आपका पूरा पढ़ाई का शेड्यूल हो गया, जब पढ़ाई नहीं हो रही तो मेरे लेक्चर देखो, सर सारी बातें समझ जाएगी आपको। समझ रहा है क्या एवरीवन? यस और नो? यस सर। ध्यान दो दोस्तों, यहां पे बहुत सारे बच्चे इंक्रीज लिख के आते हैं, आंसर गलत हो जाता है। आपको क्या लिखना है? एक्सपांशन लिखना है। चलो यहां पे आंसर भी दिखाता हूं मैं, क्या लिखना है आपको? एक्सपांशन लिखना है। एवरीबॉडी सिली मिस्टेक करोगे क्या? नहीं करेंगे सर। ओके, इन डायग्राम बी रिप्रेजेंट, क्या हो रहा है देखो, इस डायग्राम इस एरो की तरफ ध्यान दो, प्राइस बढ़ रहा है ऊपर तो डिमांड क्या होगा? कम, लेकिन बच्चे लिखेंगे डिक्रीज। चलेगा क्या? फॉल्स। चलेगा क्या? नहीं सर। क्या लिखना है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या लिखना है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या समझ रहा है क्या? यस सर। इन डायग्राम ए आपके टेक्स्ट बुक आप लेके बैठो, वहां पे सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन टेबल और डायग्राम के कर लिए हैं, सो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे, ताकि आप और अच्छे से एक्टिवली उस चीज को कर पाओगे। आई होप आपको समझ रहा है मालिक। क्या ध्यान दो, सबका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, 100% कॉन्सेंट्रेशन दो। कम दिन रह गए, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और जितना मैं करवा रहा हूं उसमें से एक्सपेक्टेड 2-4 क्वेश्चन भी आ गए, 3 में से 2 ही हमको लिखने सर, 3 में से 2 ही लिखने, तो खत्म हो गया ना, हमारे मार्क्स हमारे झोली में आ जाएंगे। ओके सर। थर्ड, अ डायग्राम ए मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन डैश डैश। सर क्या है? डाउनवर्ड। ये शिफ्ट नहीं होता, यहां पे सिर्फ मूवमेंट अलोंग द कर्व चलता है वेरिएशन में। सीए फाउंडेशन के लिए भी याद रखो, डिमांड का जो कर्व है वो क्या रहता है? मूवमेंट अलोंग द कर्व वेरिएशन में चलता है। तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट है, और यहां पे क्या हो गया? अपवर्ड शिफ्ट डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, लिख दो आंसर, खत्म हो गया सर। ये समझा हमने। तो सर ये मैं क्यों समझा रहा हूं? अगर उन्होंने टेक्स्ट बुक के एज इट इज नहीं पूछे, लेकिन उसकी तरह के थोड़ा घुमा फिरा के पूछा, कंसेप्ट अगर याद रहा तो आप सब चीजें कर सकते हो मालिक। यस सर। चैप्टर नंबर 3B में आ जाते हैं। इसका तो कहना ही क्या है? आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग डिमांड कर्व। टेक्स्ट बुक लेके आओ, चलो इस चैप्टर नंबर 3B पे आ जाओ, और उस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे, मतलब जो आपका डायग्राम से रिलेटेड होगा जो भी क्वेश्चन। सर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हमने लिखा सर हमको सारे डायग्राम लर्न ही अभी तो प्राइस इलास्टिसिटी बहुत अच्छे से हो गया। क्या है सर? ये हॉरिजॉन्टल जो कर्व है, सॉरी ये जो वर्टिकल जो कर्व है, पैरेलल टू विच एक्सिस? वाई एक्सिस। वर्टिकल कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये आपको क्या लगता है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड लगेगा। ध्यान दो कैसे आंसर लिखना है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड व्हेन चेंज इन द प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस कितना भी हो, लेकिन डिमांड पे उसका फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक सो ये लेक्चर मैंने पहले भी दिया था, लेकिन अब वन एट अ फ्लो, मतलब जैसे हम जा रहे सारे चैप्टर आपको आपके साथ जितने भी टेबल है के आंसर है टेबल फॉर्म में, पैसेज फॉर्म में आपके साथ आ जाने चाहिए सारे चैप्टर्स के इकोनॉमिक्स के, इसलिए हम ये कर रहे हैं। यस सर। और बाद में लिखना इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इन दिस केस ईडी इज 0। तो सर हम क्या करें? ये तो आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे डायग्राम दे दिए हैं, टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दे दिए हुए, आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, आपको समझेगा। चैप्टर 3B पे जाओ, एक्सरसाइज में जाओ, मैं जो बोल रहा हूं करो। यस, लेक्चर को पॉज करो, टेक्स्ट बुक लो और पढ़ो, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सर इतना ही दिया है, 3 पॉइंट लिखने, पहले एक्सप्लेन करो। क्या सर? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड पहले लिख दो, व्हेन अ चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन व्हाट? क्वांटिटी डिमांडेड पे ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज मीनिंग। दूसरा आपने लिखा इसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक। और तीसरा ईडी हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। बातें खत्म हो गई सर। देन ये बताओ ये क्या रहेगा सर? अच्छा ऐसे कब है सर? हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब ये क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। क्या सर? यहां पे व्हेन स्लाइड्स और 0 चेंज इन प्राइस, थोड़ा क्या प्राइस में चेंज हुआ या ना भी हो, आपका जो डिमांड है इन्फिनिट चेंज इन व्हाट? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। पॉइंट नंबर 2। और ईडी क्या रहेगा? उल्टा, इंफिनिटी। एवरीबॉडी दूसरा पैराग्राफ भी समझा? यस सर। आगे जाते हैं। जिन्होंने देखो मैंने जो आईएमपी क्वेश्चन दिए थे वहां पे मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या करने का? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन इट्स व्हाट टाइप्स। तो वो क्वेश्चन क्या? तो इसका आंसर तो आ ही जाना था। यस सर।
ओके सर, ये देखते हैं हम लोग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। पहले तो ये फर्क भी देख लेना, सेम है करके, ये मैंने समझाया था अपने रेगुलर लेक्चर में बहुत डिटेल में। तो सर क्या होगा, व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन परसेंटेज, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज सेम एज द प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, इट इज क्रॉस यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इट इज जीरो, मतलब क्या सर, 10% प्राइस चेंज हुआ तो 10% डिमांड चेंज होगा। प्रोपोर्शनेट चेंज, जितने परसेंट से प्राइस चेंज होगा उतने ही परसेंट से डिमांड चेंज होगा। इट इज कॉल्ड व्हाट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और उसे हम क्या कहते हैं, इस केस में ईडी क्या होगा सर, ईडी हमेशा 1 होगा, क्योंकि आप जो फॉर्मूला में डाल दो 10 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड चेंज हो रहा है, तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। यस सर, आपके टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट रिवाइज करते बिना टाइम यहां पे गवाए। सर ये क्या रहेगा, थोड़ा ध्यान दो, प्राइस कम चेंज हुआ, डिमांड ज्यादा चेंज हुआ। इस गैप को भी आप समझोगे ना, जो मैंने टेक्निक बताया था आपको समझने का। प्राइस आपका कम चेंज हो रहा है कि ज्यादा, या फिर डिमांड प्राइस का कंपैरिजन में क्या कर रहा है, ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है। सपोज प्राइस चेंज हुआ 10% से और डिमांड चेंज हो रहा है 25% से, तो इसे मैं क्या कहूंगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जिसमें मेरा डिमांड कहो क्या आता है, फ्लैटर आता है। सर समझ लेते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड व्हेन प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस मेरा सिर्फ 10% से हुआ है, डिमांड ज्यादा चेंज हुआ है, तो ग्रेटर देन। समझ में आ रहा है, तो इसे रिलेटिवली इलास्टिक कहेंगे मालिक। इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड इन केस ईडी क्या, ग्रेटर देन 1। ये तो हमने समझा ही था, बहुत अच्छे से आपको बताया था। ईडी इज ग्रेटर देन क्या रहेगा, 1। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फटाफट। जिनका हो गया आप सीट बना के देख सकते हो, लेकिन छोड़ मत देना करके। समझ में आ रहा है, ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 चालू हो गया। सर कैसे इस चीज को हैंडल करना है, मैंने आई थिंक सो मेरे जो प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर में अपलोड किया उसमें बता दिया, एससीपीसी चैप्टर पे मैंने लेक्चर अपलोड किया था। ओके सर, पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सर, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो गिवन पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, क्या गिवन जो भी आपका पॉइंट रहेगा। उन्होंने क्या पूछा है पहले वो समझते हैं, ट्रू और फॉल्स में आंसर देना। आप टेक्स्ट बुक पे रहोगे आपको पता रहेगा। डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ये क्या चल रहा है, पॉइंट सी। क्या चल रहा है, पॉइंट सी। मैंने आपको समझाया था, एक चीज याद रखो, ये कैसे समझना है। अब तो रिवीजन है, फास्ट रिवीजन है, इसलिए अभी मैं चलो ज्यादा ये कर्व और डायग्राम और पैसेजेस का आंसर है, तो मैं ज्यादा स्पीड में भी नहीं जा सकता, तो क्या हो जाएगा, आपको बाउंसर भी नहीं जाना चाहिए। मैंने आपको समझाया था, एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है। ये एक लाइन सपोज इसका डिस्टेंस होगा 1 सेंटीमीटर, कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट अगर बीच में उसे तोड़ा, जैसे कि डी ये पॉइंट है, बीच में मुझे तोड़ा, तो ऊपर कितना रहेगा, 0.5। समझ में आ रहा है क्या, 0.5 और 0.5। एक मिनट, ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जस्ट ए मिनट। 5.5 नहीं, 5 है, हाँ सर, 0.5 और 0.5 बराबर। या फिर थोड़ा और समझने के लिए मैं और चीज आसान कर देता हूं, पॉइंट से जिसको डर लगता है, पहले से हमसे मैथ्स नहीं है सर, मैथ्स वालों को इजी लगेगा। ये पूरे जो लाइन का डिस्टेंस है कितना, 4, ये बहुत इजी जाता है समझने के, इसलिए मैं बताता हूं। तो सर मिड में कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा करके। अगर मैं बीच में जाऊं तो 2 ऊपर 2 नीचे, ऐसे रहेगा ना, 2 ऊपर 2 नीचे, क्योंकि बीच में मैंने क्या किया, 2 टुकड़े किया उसके, ऐसे समझ लो। तो एग्जैक्ट अगर मैं डी पे क्या रहेगा, डी पे अगर मैंने अपर आपका लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट भी किया, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि लाइन का डिस्टेंस क्या था, 4, तो अपर सेगमेंट में ये 2 हो गया, लोअर सेगमेंट में 2 हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। तो डी पॉइंट पे क्या रहना चाहिए जब आंसर 1 आएगा, तो यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक की रिलेटिवली इनइलास्टिक। भावना समझो, सिर्फ नहीं समझा, एक बात बताओ, जो ए को टच था ना, ए को, ऐसे कर्व निकलता है, ऐसे कर्व निकलता है, ऐसे कर्व निकलता है सीधा, क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल कर्व सर, परफेक्टली व्हाट, इलास्टिक। जो ई वाला पॉइंट है ना, ई वाला पॉइंट, यहां से सीधा लाइन निकालो, सीधा ई वाला पॉइंट है ना, वहां से सीधा लाइन निकालो, वर्टिकल सर, परफेक्टली इनइलास्टिक। आंसर समझा क्या, डी का एक याद रख लो, 0.5% ऊपर 0.5% नीचे, तो 1 आंसर आएगा। क्या सर, रिलेटिवली क्या आपका, सॉरी यूनिटरी इलास्टिक। तो ध्यान दो, मैं उसी पॉइंट पे लेके जाता हूं आपको। सी तो छोड़ दो फिलहाल, बी ठीक है, डी पॉइंट देखो, डी ये परफेक्टली इनइलास्टिक बोला है दोस्तों, लेकिन मैंने जैसे अभी आपको समझाया, मैं यहां पे रफ कर देता हूं, आपको समझेगा, ताकि डी पॉइंट मैंने कहा क्या, मिड में है, तो हाफ पोर्शन डिवाइडेड बाय हाफ पोर्शन। अगर आपका 2 डिवाइडेड बाय 2 आंसर 1 आएगा, तो 1 किस में रहता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में रहता है या यूनिटरी में रहता है। आंसर थर्ड समझो, मुझे समझाना है, मैंने रेगुलर में बहुत डिटेल में बताया, लेकिन आई होप ये रिवीजन में भी आपको समझ रहा होगा।
डिमांड एट डी इज यूनिटरी इलास्टिक। कैसे समझा मालिक? मैंने कहा था ना कि एक लाइन को आपने भाप से तोड़ा है तो आधा ऊपर आधा नीचे, एग्जैक्ट 50% बिलो 50% जो भी है, दो दो, तो आंसर 1 ही आने वाला है। तो यहां पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। रीजन, लेंथ ऑफ द लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू अपर सेगमेंट एंड पॉइंट डी, देयरफॉर ईडी पॉइंट डी इज डिमांड इज व्हाट? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो दोनों का लेंथ आप देखोगे सेम है। उन्होंने कहा क्या है? लोअर सेगमेंट का लेंथ और अपर सेगमेंट का लेंथ सेम है, बिकॉज उसको बीच में से डिवाइड किया है। दैट्स व्हाई थर्ड का आंसर क्या है? फॉल्स। कैसे डील करना है समझा क्या? आई नो जो होशियार बच्चे जिन्होंने बहुत पहले पढ़ के रखा है उनके लिए बहुत आसान बात थे, लेकिन ऐसे भी जो स्टूडेंट जो क्लास नहीं लगा पाए उनको समझा ही नहीं, ये क्वेश्चन स्किप करने वाले थे। मालिक स्किप मत करो, समझो। यस सर, डिमांड एट पॉइंट ए इज परफेक्टली इलास्टिक। क्या है सर? ट्रू। कैसे परफेक्टली इलास्टिक? द लेंथ ऑफ द अपर सेगमेंट इज व्हाट? 0, देयरफॉर ईडी इज व्हाट? इंफिनिटी। एट दैट पॉइंट ए इज डिमांड का इज परफेक्टली व्हाट? इलास्टिक। अपर सेगमेंट में कुछ बचा ही नहीं ना, पूरा लोअर सेगमेंट हो गया, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय 0, तो इंफिनिटी तक क्या आपका आंसर जाएगा सर? तो परफेक्टली क्या है? इनइलास्टिक। वो लॉजिक भी याद रखो, और जो आपने ऑलरेडी कर्व ड्रॉ किए हैं, यहां से पॉइंट कैसे निकलता? सीधा ही, तो परफेक्टली क्या होता? इलास्टिक ही होता। यहां से पॉइंट क्या आता? अपर ही, तो परफेक्टली क्या होता? क्या होता? बोलो, इनइलास्टिक। मिडल में है तो यूनिटरी, हाफ पोर्शन ऊपर हाफ पोर्शन नीचे। अब बी है, बी देखो, बी पे क्या रहेगा? ज्यादा पोर्शन क्या है? ऊपर की साइड है सर, मोर पोर्शन ऊपर की साइड है, मतलब समझो 5 ऊपर है या 10 ऊपर है, 10 ऊपर है और 2 ही नीचे है, लेस पोर्शन अपर सेगमेंट है। तो आंसर क्या आएगा? डिवाइड कर लेने का, 10 डिवाइड, कोई भी रैंडमली नंबर लो। लोअर सेगमेंट बड़ा है तो 10 अज्यूम कर लो ऊपर रखा, अपर सेगमेंट छोटा है तो 2 अज्यूम कर लो, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना है? 5। तो एनी देन ग्रेटर देन 1, मतलब ग्रेटर देन 1 अगर रहेगा तो रिलेटिवली क्या होगा? इलास्टिक। तो बी पॉइंट पे रिलेटिवली इलास्टिक आना चाहिए। इन्होंने कहा यूनिटरी है, क्या सही है कि गलत है? गलत है सर। आंसर देखो, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, क्योंकि लोअर सेगमेंट का लेंथ ज्यादा है। Reason, a length of the lower segment is more as compared to upper segment as point B. Therefore, ED is greater than 1. Thus, point B's demand is relatively elastic. I hope आपको समझ रहा होगा। शांति से देखो, पूरा लेक्चर देखो। पॉइंट सी पे आप ही बताओ। चलो, लोअर सेगमेंट कितना है सर? इतना चे सी से ही, मतलब सपोज 2 पकड़ लो लोअर सेगमेंट को। यस सर, 2। अपर सेगमेंट को 10 पकड़ लो। अब बड़ा पोर्शन है ना, आप कोई भी अंदाज लगा लो, 10 पकड़ लो। तो लोअर सेगमेंट फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट तो सी से में ई तक जाऊंगा तो इतु साइड 2 डिवाइडेड बाय 10, तो 0.2 लेस देन 1। तो ये क्या होना चाहिए था? रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये बोल रहे रिलेटिवली इलास्टिक। सर आंसर गलत है, आपने लिखा इट इज रिलेटिवली व्हाट? डिमांड एट पॉइंट सी रिलेटिवली, सॉरी, आंसर क्या होना चाहिए? रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये बोल रहे, ये क्या बोल रहे? बराबर वही बोल रहे करके। एट पॉइंट सी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, दैट इज द करेक्ट। ये फॉल्स है, करेक्ट स्टेटमेंट इज रिलेटिवली व्हाट? ये इनइलास्टिक डिमांड है। राइट सर, हमने अभी तक सही सब डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि आपका आंसर क्या है? लेस देन 1 आना चाहिए मालिक। आई होप पॉइंट समझा। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक आपके सामने होगी। मैंने इतना सब ये ड्रॉ करके रखा है ना, इसलिए वो कंफ्यूजन हो गया, लेकिन आपके सामने सिर्फ आपका क्वेश्चन ही है, ध्यान में रखो। समझ रहा है सर? उन्होंने क्या कहा? पॉइंट सी पे रिलेटिवली इलास्टिक है। रुक जाओ थोड़ा, लोअर सेगमेंट देखो छोटा है, डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट आप करोगे 2 डिवाइडेड बाय 10, एग्जांपल अजम्पशन के बेसिस पे आपने ले लिया, तो 0.2 सर लेस देन 1 ही आंसर आएगा। कोई भी छोटी चीज को बड़ी चीज से डिवाइड करेंगे तो लेस देन 1 मतलब रिलेटिवली क्या? इनइलास्टिक। ओके, मिडल में यूनिटरी। पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे टच है तो क्या हो जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक। कैसे सर? क्योंकि वहां पे तो 0 अपर सेगमेंट पूरा है, लोअर सेगमेंट कुछ है, मतलब आपका लोअर सेगमेंट पूरा है, अपर सेगमेंट कुछ है ही नहीं, एंड सो ऑन। आई होप आपको समझ गया रहेगा, और ज्यादा डिस्कस नहीं करते, कंफ्यूजन नहीं बढ़ाते करके। यस सर, आगे जाते हैं। क्या है 4th चैप्टर में कुछ दिया हुआ है सर? एकदम सिंपल है, सप्लाई शेड्यूल। यहां से क्या करने का? ऑब्जर्व करने का। पहले तो याद रखो प्राइस और सप्लाई में रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। चलो सर, तो यहाँ पे आप देखो प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 प्राइस बढ़ रहा है। अगर प्राइस बढ़ रहा है मालिक, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पे याद रखो आपको 50 के प्रोपोर्शन से ही बढ़ा दो। 250, 300, 350, 400, 450, 500। लॉजिक सिर्फ मुझे ये याद रखना है कि उसका रिलेशन क्या होना चाहिए? प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, बढ़ते ही जाना चाहिए करके। सर आंसर क्या है? आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। पहले तो कंप्लीट द सप्लाई शेड्यूल। सर सप्लाई शेड्यूल मैंने कंप्लीट कर दिया। मैंने इंक्रीजिंग, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई को भी बढ़ाया, और इसका डायग्राम ड्रॉ करना था। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाते। क्या करेंगे? वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस लिखा, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड लिख दिया। प्राइस में मैंने 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 का एक क्या रखा? एक सेगमेंट बना दिए 10, 15 के हिसाब से।
और सप्लाई जो भी बढ़ते गया, एक कर्व ड्रॉ किया जो अपवर्ड इसमें जा रहा है करके, दैट्स इट। एक्सप्लेन मत करो, जरूरत है नहीं। स्टेट क्वेश्चन आपका जो आ रहा है वापस टेक्स्ट बुक का, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। क्या है सर? इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द प्राइस रेज फ्रॉम 10 to 40, द सप्लाई ऑल्सो रेज ग्रेजुअली फ्रॉम 200 to 500 यूनिट, दस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई। क्या हाथ के मार्क्स है कि नहीं? क्या कहा? कौन सा रिलेशनशिप है सर? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो सप्लाई भी बढ़ा है। खत्म। ओके मालिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Observe the market supply schedule of potato and answer the following question. क्या कहा? Observe the what? Market supply schedule of potatoes and answer the following question. सर और मैडम ध्यान रखो, हम क्या करते हैं जब भी मार्केट शेड्यूल आता है तो हॉरिजॉन्टल समेशन लेते हैं। क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल समेशन लेते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल सा मैथ्स हो गया जो अपन सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में करते थे। यहाँ पे आपको टोटल आंसर दिया है 100, बराबर, उसमें से 45 और 20 माइनस कर देना, क्योंकि इन दोनों का टोटल आता है तो 100 आना चाहिए था। तो सर जब हमने 45 और 20 माइनस किया तो यहां पे आंसर क्या आ गया? 35। अब ये टोटल भी कर लो, 35 प्लस 20, 55 प्लस 45, आंसर इज 100। मैच हो गया, ये दोनों मैच होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। इतना सिर्फ लॉजिक रखो, मार्केट सप्लाई और बाकी इंडिविजुअल सप्लाई, इन दोनों का टोटल एक ही जाना चाहिए। लॉजिक सर क्या बात कर रहे हो? दोनों का सेम आना चाहिए, बात खत्म। जितना कम पड़ रहा है उतना पोस्ट कर देना। जैसे कि सर यहां पे 37 प्लस 30 प्लस 45 कितना आंसर हो जाता है? 37 प्लस 30 67 प्लस 45 तो 112, ये आपका हो गया आंसर। कंप्लीट कर दिया सर, कुछ दमी नहीं था सर इसमें। सर 155, मैंने कहा ना 40 प्लस 55, यहां पे क्वेश्चन है ना, ये सीए फाउंडेशन में ऐसा क्वेश्चन आते हैं। 40 प्लस 45 क्वेश्चन मार्क है सर। मैंने कहा था क्या हॉरिजॉन्टल समेशन ही उस साइड पे टोटल आता है, तो सर इसका साइड 155, इधर भी 155 करना है। 40 प्लस 45 इट इज योर 95, तो रिमेनिंग जो आंसर आएगा क्या होगा? 60। क्या होगा? 60 लिख दो, लिखा ही होगा, लेकिन इसका लॉजिक समझो। अगर पेपर में आपको नंबर अलग दे दिए, थोड़ी ना आप रटे हुए नंबर वहां पे लिखोगे। पॉइंट समझ रहा है क्या? पेपर में अगर नंबर ही अलग दे दिया आपको, तो आप कुछ बच्चे, मुझे पता है बहुत 90% बच्चे लॉजिक से जा रहे हैं, जो 10% बच्चे गलतियां कर रहे हैं, रट ले नंबर को, रटो मत, समझो। 154, 44 प्लस 50 कितना होता है? 94, और 154 बचा हुआ जो अमाउंट आएगा सर, यहां पे हम क्या कर देंगे? 60। खत्म सर। तो यहां पे भी हमारा टेबल हो गया, हमको मार्क्स मिल गए सर। समझ रहा है एवरीवन? यस और नो? यस सर। या ड्रॉ द मार्केट सप्लाई शेड्यूल बोला है सर, सिंपल तो बात है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल में कुछ भी मत करो, वाई एक्सिस पे प्राइस रखना है, एस पे क्वांटिटी सप्लाई रखना है, जो भी नंबर है मैंने पोस्ट कर दिए, मार्केट सप्लाई शेड्यूल ड्रॉ कर दिया, ऊपर जा रहा है। ओके, फाइंड आउट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 43 पे आप चले जाना, वहां पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। सब लोग टेक्स्ट बुक पे रहोगे। क्या कहा है? फर्म परचेज 600 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एंड इंकर कॉस्ट 3000 कॉस्ट निकला, तो कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट। सर सिंपल सा फॉर्मूला था एवरेज कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट आ गया मेरा 30,000, टोटल क्वांटिटी 600, दोनों इंफॉर्मेशन सब में दी है। कॉस्ट का इंफॉर्मेशन भी सब में दिया है, क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन भी सब में दिया है। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 600, एवरेज कॉस्ट इज 50। सिर्फ बच्चों को फॉर्मूला पता होना चाहिए था। आप पेज नंबर 43 पे हो, राइट? आपको क्या करना है? फाइंड आउट क्या सर? आपका एवरेज कॉस्ट। सर क्या मुझे टोटल कॉस्ट दिया है क्या? हाँ मालिक। कहां पे? 30,000। क्या मुझे कितने यूनिट परचेस किए वो भी दिया है क्या? हाँ सर। कितने? 600। फॉर्मूला क्या है सर? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी इज योर एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट आ गया 50। फर्म ने सेल किया 400 यूनिट ऑफ कमोडिटी, 10 पर यूनिट, 10 रुपया पर यूनिट के हिसाब से 400 यूनिट सेल किए। बताओ टोटल रेवेन्यू कितना और एवरेज रेवेन्यू कितना? बताओ टोटल रेवेन्यू कितना और एवरेज रेवेन्यू कितना? डरने का नहीं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, एकदम सॉर्टेड है मालिक, हाथ के मार्क्स है। तो बेचा कितना? 400, कितने रुपए में? 10 रुपए में। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 10 इंटू 400, 4000। सिंपल था। लेकिन एवरेज रेवेन्यू कैसे निकाले सर? टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 4000। और सर मेरा टोटल क्वांटिटी कितना बेचा था? 400 यूनिट है ना, बोला है ना 400 यूनिट, तो डिवाइडेड बाय 400, तो आपका एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया? 10 रुपया। मालिक समझा क्या? यहां पे दिया हुआ है। ऐसे सम हाथ के मार्क्स से गवाना मत, 8 में से 8 आपको मिलने ही चाहिए। फाइंड आउट क्या सर? फर्म सेल 400 यूनिट ऑफ कमोडिटी एट 10 पर यूनिट, कैलकुलेट टीआर एंड एआर। टीआर मतलब बच्चा कंफ्यूज हो गया, टोटल रेवेन्यू बोला है मालिक, 400 इंटू 10, 4000 टोटल रेवेन्यू है। और एवरेज मतलब क्या? टोटल रेवेन्यू 4000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 400, तो 10 आ गया। यस सर। आगे जाते हैं सर, चैप्टर नंबर 5 से भी कुछ दिए हुए हैं। हाँ सर, यहां पे देखो आपका
कोई भी अमाउंट डाल सकते हो। ये रिलेशन देखो, डिमांड इज ग्रेटर देन व्हाट सप्लाई, ऐसे बोला है। दूसरा ही बोला है डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड कितना है 400, और लॉजिक याद रखना, लॉजिक याद रखना, प्राइस क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है 10 20 30 40 50, तो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप क्या रहेगा, इनवर्स। तो प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होना चाहिए। और प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट। तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो सप्लाई क्या होना चाहिए, सप्लाई भी बढ़ना चाहिए। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होना चाहिए, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ना चाहिए। यस सर। अब मुझे बताओ यहां पे 400, तो यहां पे क्या आएगा आंसर, सर 400 से कम लेकिन 100 से ज्यादा। लॉजिक समझा क्या, क्योंकि सर क्यों 100 से ज्यादा, 10 पे 100 था तो 20 पे तो बढ़ेगा ना सप्लाई, वो भी छोड़ दो सर, वो भी छोड़ दो। यहां पे मैं 200 लिख दूं, क्या लिख दो सर, यहां पे 190 लिखता तो भी चलता, क्या चलता सर। क्यों, कौन सा रिलेशन आपको जस्टिफाई करना था कि डिमांड ग्रेटर देन क्या है, सप्लाई। डिमांड ग्रेटर देन क्या है, सप्लाई। सर यहां पे क्या है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। टेक्स्ट बुक में चले जाना, एकदम आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपने पढ़ा नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर पढ़ा है तो पूरे मार्क्स मिलने ही चाहिए। सर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो ये 300 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 300 होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, 100 का जस्टिफिकेशन तो ये कि 100 से पॉइंट से आप आगे चलो। ओके सर, लेकिन यहां पे इक्वल है। ओके, अब ये 200 हो गया मेरा डिमांड, और सप्लाई पता नहीं, उन्होंने क्या कहा है, डिमांड कम है सप्लाई से या सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। तो 300 के बाद मैं यहां पे 400 लिख देता हूं। सर 350 लिखा तो भी चलेगा, चल सकता, लेकिन क्या लिखो 400, 100 के इसमें जाओ आप। देन सर क्या है, अगेन डिमांड इज लेस देन सप्लाई। सर 200 के बाद प्राइस बढ़ा है तो इससे कम ही रहेगा, 200 से 100, खत्म हो गया सर। ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है, रेगुलर लेक्चर बहुत डिटेल मैंने बताया, आई होप आपको समझा होगा। यहाँ पे उन्होंने नोट दे दिए कि मतलब ठीक है, नोट पढ़ना एक बार पढ़ लो, बट मैंने जितना समझा आपको समझेगा, लेक्चर पॉज करके एक बार पढ़ा तो भी चलेगा। ओके मारिक्स, इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है, इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब क्या, जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या होता है, एक होता है जो इंटरसेक्ट करते हैं। सर यहाँ पे देखो ई पॉइंट पे आपके डिमांड और सप्लाई ने क्या किया है, इंटरसेक्ट किया, तब प्राइस कितना था मालिक, 30 रुपया। तो इक्विलिब्रियम प्राइस कितना आएगा, 30 रुपीज आएगा कि नहीं आएगा। ड्रॉ किया, बराबर सर, यस और नो। और ये कर्व ड्रॉ करना बहुत सिंपल है, एक ही ग्राफ निकालना है आपको। सप्लाई कर्व अपवर्ड जाएगा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड आएगा, और 30 रुपए पे इतना याद रखना, ये पॉइंट यहाँ पे टच मतलब मैच होना चाहिए, इक्विलिब्रियम 30 पे 300 था करके, इतना याद रखो, बाकी कुछ नहीं, एकदम सॉर्टेड है। यस सर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैप्टर 8 में कुछ बातें दी है, ये वन टाइम रीडिंग है, मैं चाहूंगा कि एक बार आप पढ़ो, बहुत ही ईजी बात है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। स्क्रीनशॉट इसका निकाल लो, पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा, राइट। एक मेरा तुरंत एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मुझे वहां पे जाना पड़ेगा, लेकिन चैप्टर नंबर 8 बहुत वन टाइम रीडिंग है, कुछ है नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दो। हाँ ये वाला 10, तो 8 से बेटर मुझे ये लग रहा है। Which organization has least share in the direction of India's import in 2015-16? तो सर Eastern Europe has least share, that is 1.9% in the direction of India's import in what 2015-16। सर ये जब पढ़ते हैं ना, किसकी बात की है, इस ईयर की बात की। पहले तो ये देखो टेबल दिया क्या है, एक तरफ आपको 1990-91 का दिया है और एक तरफ 15-16 का दिया है। इतना सिंपल है कि इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बोला है कि आपको ये देख रहा है कि किसका इंपोर्ट सबसे कम था 15-16 में। छोटा बच्चा जो होगा ना सेकंड स्टैंडर्ड का, वो भी बता देगा कि सबसे कम कौन सा नंबर दिख रहा है, 1.9 किसका है, ईस्टर्न यूरोप का। खत्म हो गया, एक मार्क्स डन। इतना इजी, बस इतना ही करो। Which organization has maximum share in the India's direction of import 1991? तो ये वाला कॉलम देखना, मैक्सिमम सर, मैक्सिमम तो 54 दिख रहा है इसमें, तो खत्म। OECD has maximum share in India's direction of import, कितना इजी था, डन हो गया। ओके सर, देन एक्सपांड द एब्रिविएशन ऑफ OECD एंड OPEC, खत्म। यहां पे तुम्हारा मार्क्स चला जाता। तो एक बार सुन लो मेरा लेक्चर। OECD refers to Organization for Economic and Cooperation, Organization for Economic and Cooperation and Development, while ओके पूरा पढ़ लेते हैं। Organization for Economic and Cooperation and Development, and while OPEC refers to Organization of Petroleum Exporting Countries। चलो एवरीवन वंस अगेन मेरे साथ, आपको बताना है OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एंड OPEC है क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। डन। हाँ आप बताओ आपका ओपिनियन क्या है रिगार्डिंग इंडिया का जो इंपोर्ट हुआ है दोनों साल में, 1990 से लेके 15-16 में। आप कहोगे इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम OECD एंड ईस्टर्न यूरोप हैज डिक्लाइन ड्रास्टिकली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1990 से लेके 2015। देख लो ना, पहले इनका इंपोर्ट बहुत ज्यादा था, लेकिन अब क्या हो गया, कम हो गया। कंपेयर किया आपने टेबल को सिर्फ, और ऑब्जर्वेशन डाल रहे हो। हाँ सर,
ऑन अदर हैंड इंपोर्ट फ्रॉम ओपेक बराबर है ना, हाँ, नेशन अदर रोज ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ओके सर, तो आप देखोगे उन्होंने कहा कि ओईसीडी का क्या हुआ सर, 54 से आ गया 28, इन दोनों को ऑब्जर्व करना था, तो ये ड्रास्टिकली डाउन हुआ। लेकिन ओपेक 16 से किधर चला गया 23 पे, तो इसका क्या हुआ, अच्छा हुआ, इसी चीज में फायदा हुआ, इंपोर्ट बढ़ गया करके, फायदा मतलब बड़ा हुआ है करके, ऐसे आपने दिखाया। हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द इंपोर्ट ऑफ डेवलपिंग नेशन 2015 कंपेयर टू 1991। ठीक है सर, कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ 1990 देखो, देयर इज अ इंक्रीज इज 24.6% द इंपोर्ट ऑफ डेवलपिंग नेशन 2015-16 के कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू 1990 में कितना था 91, जो भी 18.6 था। देखो डेवलपिंग नेशन कहां पे, 18.6 कहा था 1990s की, अब कितना है 43.2, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, 24.6 से क्या हुआ है सर, इंक्रीज हुआ है। दैट्स इट, आपका आंसर खत्म हो गया, केस स्टडी डन। दोस्तों इस लेक्चर में जितना माहौल नहीं बना होगा, लेकिन सर टू द पॉइंट मैंने बताने का ट्राई किया है। चैप्टर जो ऊपर का मैंने आपको आंसर भी दिया है, पीडीएफ भी आ जाएगा, सारे पॉइंट अच्छे से कर लो करके, समझा। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।